सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के अंतर्गत आप लोग के पूरे पेपर का सोल्यूशन लेकर के आए। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज होते हैं। देशज या देशी एक ही बात हुई। तो यहाँ पर देखिए और सब तो दिया है, लेकिन यहाँ पर योग रूढ़ दे दिया है ऑप्शन 4 में, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर अपक्षिप्त व्यंजन पूछ लिया, जबकि मैंने आप लोगों को बार बार बताया है और मैंने हर बार बताया है कि इसे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ड़ और ढ यही होते हैं। और देखिए पूछा भी है, ये उत्क्षिप्त लिखना चाहिए था या फिर द्विगुण इस तरह लिखना चाहिए था, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझसे बैठा नहीं जाता। ये मैंने बार बार आपको बताया, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस प्रकार के वाक्य भाववाची कहलाते हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर p बाई क्यू की जगह अगर p बाई जेड भी दे दिया है तो यहाँ पर भी z इज नॉट इक्वल टू 0 के ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा दोस्तों। बस यहाँ पर शर्त ये है कि यहाँ पर z भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया भी था जब मैंने सुपर फास्ट रिवीजन करवाया था इस तरह का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो सांस के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर क्या होता है। जैसे ही हम दाहिनी ओर शून्य रखते हैं उस चीज की वैल्यू क्या हो जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे कि 1 के बगल में 10 से हमने गुणा किया तो ये क्या हो गया, उसका 10 गुना हो गया। 2 था, 2 में हमने जैसे ही 1 0 आगे बढ़ाया तो ये 2 का 10 गुना हो गया। 2 का 10 गुना यानी कि 20 हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है, कोई भी संख्या अगर किसी भी संख्या के दाहिनी ओर हम 1 0 बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू हम 10 गुना बढ़ा देते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची। तो तुरंग घोड़े को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, देवनागरी लिपि नहीं होती है हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, गुजराती भाषा की या मराठी भाषा की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देवनागरी लिपि नहीं होती है हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, गुजराती भाषा की या मराठी भाषा की। तो हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और मराठी भाषा, इन तीनों में ही आप देखिए सिरो रेखा का प्रयोग करते हैं। हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो सिरो रेखा लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जो गुजराती भाषा है ये थोड़ी सी अलग है और ये भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये पूरी तरीके से देवनागरी लिपि नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर हम ऑप्शन 3 को सही लगाएंगे। ठीक है, गुजराती भाषा की, क्योंकि इसमें आपको सिरो रेखा देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, गुजराती की अपनी ही एक लिपि है जो देवनागरी का एक रूप है, जिसमें सामान्य रूप से प्रत्येक शब्द के ऊपर लिखी जाने वाली सिरो रेखा को छोड़ दिया जाता है। तो सिरो रेखा नहीं लगाते हम। अगर देखा जाए तो अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर हम ऑप्शन 3 को सही लगा सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो गुजराती भी चूंकि देवनागरी लिपि का एक रूप है, लेकिन पूरी तरीके से देवनागरी नहीं है। बस यही इतनी कमी है इसमें। बाकी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और मराठी भाषा ये पूरी तरह से देवनागरी है। ठीक है, और किसी में कोई संशय नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर हम ऑप्शन 3 को लगाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बाकी मिलती जुलती ये भी है देवनागरी से, लेकिन हमें एक ऑप्शन तो चूज इसमें से करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है अंत्याक्षरी, और ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि आधा न और आधा त है अंत्याक्षरी में। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोच समझकर खर्च करने वाले को क्या कहते हैं। तो सोच समझकर खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संख्या 4547 में 5 का अंकित मान। अंकित मान पूछा है, स्थानीय मान नहीं पूछा। अंकित मान या वास्तविक मान, यानी कि ये 5 का 5 ही होगा। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 5।
क्वेश्चन नंबर 12 है उपकार का विलोम है, तो उपकार का विलोम अपकार होगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जो है वो है 99 के बाद क्या आता है 100, तो ये 3 अंक का हो जाता है, तो ऑप्शन 4 जो है 100 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है वसंत शब्द का अर्थ है कपड़ा, बुरी आदत, तीर या ये सभी, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कपड़ा। ठीक है। और बुरी आदत किसको कहते हैं, उसको हम व्यसन कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यसन कहते हैं, वसन नहीं कहते। ठीक, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन मारिया मांटेसरी का है, ऑलरेडी आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपने 15 के 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए होंगे। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर चलिए हम सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। इसके बाद विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित हो सकता है, जैसे किसी वाक्य में कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मतलब कुत्ते को कुत्ता ही अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, या ये कहें हम सब मिलकर। तो इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द में आपको यही लिखना था। फिर सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। और कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था सुपर फास्ट रिवीजन में, देखिए पूछ भी लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एग्जाम्पल देना चाहिए था 2, 4, 6, 8। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है। इसके बाद गणेश शब्द के पर्यायवाची तो लंबोदर हो जाएगा, फिर उसके बाद गजानन हो जाएगा, गजानन के बाद फिर आप लिख सकते हैं विनायक। ठीक है। इसके अलावा गणपति, ये सब गणेश के ही क्या है, पर्यायवाची हैं। अनुनासिक वर्ण किन्हें कहते हैं, एग्जाम्पल सहित बताइए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो इनसे बनने वाले शब्दों की अगर हम बात करें, जैसे कि हंसना, ठीक है, हंसना, आंख, इस तरह से ऊंट, ये सब अनुनासिक वर्ण होते हैं। इनको बोलने में मुख के साथ साथ नासिका का भी यूज करते हैं हम। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है श्रुत लेख से आप क्या समझते हैं, तो श्रुत मतलब सुनकर, लेख मतलब लिखना। तो सुने हुए को लिखना या सुने हुए शब्दों या वाक्यों को लिखना ही श्रुतलेख कहलाता है, बस आपको यही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 23 है अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट कीजिए। तो अनुस्वार एक बिंदी होती है और अनुनासिक अभी आपने देखा है यहाँ पर ये चंद्र बिंदु होता है। तो इसके एग्जाम्पल आपको दे देना चाहिए था, जैसे कि अंगूर हुआ या फिर इस तरीके से मंदिर हुआ। ठीक है। और अनुनासिक का तो यहाँ पर हंसना, आंख, ऊंट, ये सब मैंने आपको बताया ही है, ये अनुनासिक का हो जाएगा। दोनों के चिन्हों को बता करके अनुस्वार और अनुनासिक का आपको कुछ एग्जाम्पल लिख देने चाहिए थे, और अगर नहीं लिखा है आपने तो भी कहा यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है गुणा में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं, मान लीजिए 5 और 4 का गुणा कर रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था, तो 5 को यहाँ पर हम गुणे कहेंगे, 4 को हम गुणक कहेंगे, और 4 पंजे 20, जो यहाँ पर इनका मान आएगा ये गुणनफल हो जाएगा। ठीक है। या अगर आपने इस तरह से भी लिखा होगा कि गुणा जो है एक तरीके से जोड़ की ही क्या होती है, जोड़ का ही संक्षिप्त रूप होती है, या इससे हम गुणा एक तरीके से, गुणा जो है ये जोड़ को संक्षिप्त कर देता है। अगर आपने ऐसे भी लिखा या फिर आपने एक एग्जाम्पल दे दिया है इस तरीके से, तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा गुणा में हम, जैसे अगर हम 2 अंक का गुणा करना है तो हम गुणा में जोड़ते भी हैं। ठीक है। तो जोड़ की प्रक्रिया भी गुणा में शामिल होती है, ये भी आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है समानार्थी शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। तो समानार्थी शब्द जिनका अर्थ दूसरे शब्द के साथ दूसरे शब्द के समान या लगभग समान ही होता है, या इस तरह से कह सकते हैं कि जिनका अर्थ दूसरे शब्द के समान या लगभग ही समान होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द। जैसे कि
सुंदर शब्द है, इसको खूबसूरत, आकर्षक भी कह सकते हैं। पानी को जल, नीर, अम्बु, एक तरीके से हम पर्यायवाची शब्द ही समझिए इसको। अगर आपने लिखा होगा तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिख करके बताना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, तीनों सा का उच्चारण स्थान। तो याद रखिएगा ये वाला शाह जो है, इस वाले सा का जो उच्चारण स्थान है ये है तालु। ठीक है, उसके बाद ये मूर्धन्य श जो है, मूर्धन्य श, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों है मूर्धा। उसके बाद ये जो छोटा सा है, इसका जो उच्चारण स्थान है ये है दंत हो जाएगा। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इस तरह से आप लिख देते तो बिल्कुल सही था, दंत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इतना आसान सा प्रश्न पूछा, ऐच्छिक शब्द का विलोम ऐच्छिक का हो जाएगा अनैच्छिक। ठीक है, बस आपको यही लिखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, आघात किसे कहते हैं। जब हम कोई वाक्य या कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर हम खास बल देते हैं, और इसे एक तरीके से हम बलाघात या आघात कहते हैं। ठीक है, तो आपको यही चीज लिखनी थी। एक तरीके से उन शब्दों पर हम थोड़ा सा जोर दे करके उनको पढ़ते हैं और उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं हम। तो बस आपको यही लिखना था। या इस तरीके से अगर आप, बलाघात भी वही होता है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उच्चारण के समय किसी खास स्वर पर या किसी खास वर्ण पर बल देना ही बलाघात या स्वराघात या आघात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पठन कितने प्रकार का होता है। तो सामान्य रूप से अगर पूछता है तो मैंने आपको बताया भी है कि पठन दो प्रकार का होता है, मौन पठन और सस्वर पठन। तो सस्वर पठन आपको लिख देना चाहिए था, सस्वर पठन और मौन पठन। ठीक है, इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे पठन के तरीके आप लोगों को बताए हैं इसी पेपर में, जैसे कि दृश्य पठन, चित्र पठन, लेकिन उन सबको लिखने की यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी क्योंकि एक नंबर में ही पूछा था। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था। कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था। तो कोठारी आयोग ने दोस्तों गणित के विषय में कहा था कि गणित को शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए, और इसको लेकर के सिफारिश भी की गई, खासकर कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक ये सामान्य शिक्षा का हिस्सा रहे, ये गणित के विषय में उन्होंने कहा था। इसके बाद दोस्तों देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लेखन में वर्तनी अशुद्धि निवारण के उपाय बताइए। सबसे ज्यादा बच्चों को खूब ज्यादा अभ्यास करवाया जाए, उनको श्रुतलेख बोला जाए, उनको सुलेख लिखवाया जाए उनसे, ये हो गया। इसके अलावा नियमित रूप से उनके वर्तनी की जांच की जाए, हर दिन उनका श्रुतलेख चेक किया जाए, उनका सुलेख चेक किया जाए, जिससे जो गलतियां हो वो पता चले। ठीक है, इसके अलावा बच्चों से किताब को पढ़वाया जाए, ध्यान से पढ़वाया जाए, जहां पर वो गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारा जाए। ठीक है, और जहां गलतियां कर रहे हैं उनको नोट किया जाए और फिर उनको कोशिश की जाए कि वो गलती दोबारा वो बच्चे ना करें। तो इस तरह का बार बार अभ्यास के द्वारा ही हम बार बार पढ़वा करके, बार बार लिखवा करके इनको हम दूर करवा पाएंगे। तो हमें यही लिखना था। वर्तनी शुद्धि का मतलब क्या है, जैसे हमने बोला बच्चे को बिहार लिखो, तो उसने इस तरीके से बिहार लिख दिया, यानी कि मात्रा का उसको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो यही हमें बच्चों को बताना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है, विराम चिन्हों के प्रकार बताइए। तो दोस्तों विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया भी है। पूर्ण विराम इस तरीके से, इसके अलावा प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके अलावा दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह के बाद अर्ध विराम, फिर अल्प विराम इस तरह से कॉमा, फिर उसके बाद योजक चिन्ह, उसके बाद उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, फिर दोकहरा या इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा। तो इस तरीके से ये सभी आपको लिख करके इस तरीके से बताना था और एग्जाम्पल भी देना था। ठीक है, कि अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख करके और आपको सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना था। क्वेश्चन नंबर 34 है, आरंभिक स्तर पर पठन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। दोस्तों आरंभिक स्तर पर पढ़ना सिखाना छात्रों को केवल वर्णों और शब्दों की पहचान करने में सक्षम बनाने तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे पाठ का अर्थ समझ पाने में छात्रों की मदद करने से संबंधित है। इससे उनका भाषा विकास या भाषा का ज्ञान और दुनिया की समझ उनमें बढ़ती है। तो जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं
तो एक तरीके से वो अपने आसपास की चीजों को लेकर के भी अवेयर होते हैं। कहीं वो किसी दुकान पर गए या कहीं भी घर के बाहर कोई बोर्ड देखते हैं कुछ भी, तो वो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को आरंभिक स्तर पर हमें पहले वर्णों का ज्ञान, फिर शब्दों का ज्ञान, फिर धीरे धीरे वाक्यों का ज्ञान कराना होता है, और इस तरीके से बच्चा कविता कहानियों को पढ़ना शुरू कर देता है और अपने आसपास के चीजों के प्रति और जागरूक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। गणित की संक्रियाओं में शून्य का क्या महत्व है? तो आप सभी को पता है कि शून्य अगर जिस भी संख्या के दाहिनी तरफ लग जाता है वो उसका 10 गुना कर देता है। तो आप ये इसमें लिख सकते थे कि जो शून्य है उसका अत्यधिक महत्व है गणित में। दोस्तों, गणित बिना शून्य के हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो गणित का जो गणित है इसका एक तरीके से शून्य का जो शून्य है ये हम जोड़ में भी इस्तेमाल करते हैं, घटाने में भी इस्तेमाल करते हैं, गुणा में भी इस्तेमाल करते हैं। अब 50 है, 50 में हमने जीरो से गुणा कर दिया, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। भाग में भी इस्तेमाल करते हैं। तो शून्य का इस्तेमाल हम गणित की सभी संक्रियाओं में करते हैं। तो हमें बस इसी तरीके से लिख करके समझाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, श्रवण कौशल के उद्देश्य लिखिए। तो जो सुनने का कौशल है बच्चों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टीचर जब पढ़ाते हैं तो बच्चे अपने कान से ही सुनते हैं, तो कान से सुनते हैं, उसको सुन करके ग्रहण करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों का कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है क्लास में। और इसके लिए जो शिक्षक है उन्हें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कक्षा में कि सारे के सारे बच्चे ध्यान से उनकी बातों को सुने। तो श्रवण कौशल के उद्देश्यों में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अच्छे से बच्चा सुनेगा तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, सारे की सारी बातों को शिक्षक के ध्यान से वो समझ पाएगा और वो पढ़ाई में अच्छा और होशियार बन पाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं लिखिए। तो दोस्तों, वाक्य के दो ही मुख्य तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य वह है जिसके बारे में बात की जाती है और विधेय वह है जो उद्देश्य के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आप कविता द्वारा संख्याओं का क्रम कैसे सिखाएंगे, उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से हम बता सकते हैं बच्चों को, जैसे एक हमें सिखाना है 1 2 3 4 गिनती। तो एक थी चिड़िया उड़ती थी, दो थे चूहे भागते थे, तीन बिल्लियां थी खेलती थी, चार कुत्ते थे भौंकते थे, ऐसे ही गिनती करते जाओ प्यारे। इस तरह से बच्चों को हम खेल खेल में या कविता के माध्यम से संख्याओं का क्रम उन्हें हम सिखा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, गणित शिक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, बच्चों को गणित सिखाना बचपन से ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह बच्चा अगर स्कूल जाना है तो वो घड़ी देखेगा, घड़ी में संख्याएं हैं। बच्चा कहीं दुकान पर कोई सामान लेने गया तो वहां भी उसको पैसे देने हैं, तो उसको संख्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके पास कितनी किताबें हैं, कितने पेन हैं, हर चीज को गिनने के लिए उसको गणित आना चाहिए। तो जो गणित है वो रोजमर्रा के जीवन के लिए, उसके आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए गणित विषय बहुत जरूरी है। तो आपको यही लिखना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है, 8350 को 5 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल हमें लिखना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना था, 5 से भाग दे देना था 8350 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक बार जाएगा तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 बच जाएगा, फिर यहाँ 3 को हम उठाएंगे तो यहाँ पर फिर 6 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, 3 शेष बच जाएगा, फिर यहाँ पर 5 को लेंगे हम तो 5 सते 35, ये पूरा का पूरा कट जाएगा और एक जीरो बचा है तो यहाँ पर इस जीरो को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरीके से शेषफल तो कुछ नहीं बचा है। अब ध्यान से आप देखिए, जो शेषफल है वो शेषफल तो जीरो हो गया, शेषफल शेषफल जीरो हो गया। अब भागफल कितना आया, 1670, 1670 आ गया भागफल। आपको इस तरह से लिखना था। फिर उसके बाद और भाजक जो है आपका यहाँ पर क्या है, ये 5 है, और भाज्य क्या है, ये यहाँ पर 8350, ये क्या है, भाज्य है। तो आपको इस तरह से लिख करके पूरा बताना था। या फिर दोस्तों, अगर यहाँ पर एक तरीका और था, अगर यहाँ पर एक स्टेप और आप आगे बढ़ाना चाहते थे तो यहाँ पर आप देखिए ये तो पूरा का पूरा कट गया था, ये पूरा का पूरा यहाँ पर कट गया था। फिर आप जीरो को उतारते, फिर आप यहाँ पर 0 बार ले जाते और फिर यहाँ पर आप 5 शून्य शून्य लिख करके 0 बार ले जा करके फिर यहाँ पर आप क्या करते, उसको फिर घटा देते। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से भी अगर आपने लिखा होगा तो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा।
और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो। सेकंड पेपर भी आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके डीएलएड खत्म होने के बाद भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। शिक्षक भर्ती की जानकारी हम देते रहते हैं, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोगों को पता ही है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।